हेलो बच्चा पार्टी, और कैसे हैं आप सब? बढ़िया बेटा। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12th यूनिट 4th केमिकल काइनेटिक्स, न्यू टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हम पीछे टॉपिक में पढ़ चुके थे फर्स्ट वीडियो में जिसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होएगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती थी, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता था। तो आज हम वो फैक्टर पढ़ेंगे जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, और यहाँ से 2 फैक्टर ऐसे होंगे, 2 से 3 फैक्टर मैं आपको बताऊंगा जो एग्जाम टाइम में आपके पूछे जाते हैं, जिन फैक्टर से आप न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहला नंबर डाल लो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यानी पहला फैक्टर आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले एक छोटा सा फॉर्मूला लगा लो, उसके बाद थ्योरी तो आप लोग समझ ही लेंगे। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन ROR प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जनरली बात है, एक्सेप्शन होगा वो हम बता ही देंगे आपको, ठीक है। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारा बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा समझिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कोई एक बॉक्स है, इस बॉक्स में मैंने कोई केमिकल रिएक्शन करवा दी बिटवीन A एंड B। तो ये ढेर सारे मॉलिक्यूल्स डाल दिए हमने A और B के, किसी के भी डाल दो, कैसे भी ये रैंडमली मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब समझिए जितने भी आप फैक्टर पढ़ेंगे वो या तो टेम्परेचर पर पढ़ेंगे या कोलिजन थ्योरी पे पढ़ेंगे। आगे चल के आर्गेनिक इक्वेशन भी आएगी, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट में और टेम्परेचर में रिएक्शन, तो वो बात की बात है। पहले आप यहाँ पे समझिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन जानने के लिए हम 2 मेनली फैक्टर लेके चलेंगे बेटा। ये तो जो फैक्टर है ये तो अलग अलग उनके नाम है, लेकिन जो थ्योरी है वो हम केवल 2 ही पढ़ेंगे, एक टेम्परेचर डिपेंडेंस और दूसरी आपकी कोलिजन थ्योरी। तो इसका आंसर कोलिजन थ्योरी के बेसिस पे आप लिख के आना एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो देखियो A का कोलिजन B के साथ होगा, B का कोलिजन A के साथ होगा, नंबर ऑफ कोलिजन होंगे, ठीक है। अब एक बात यहां पर रिजल्टेंट ये है कि ऑल कोलिजन्स आर नॉट इफेक्टिव, या बोल दो फ्रूटफुल। यानी कि सारे कोलिजन आपके इफेक्टिव नहीं होंगे। इफेक्टिव का मतलब क्या है बेटा, इफेक्टिव कोलिजन क्या होते हैं, मैं यहां लिख दे रहा हूं इफेक्टिव कोलिजन। तो इफेक्टिव कोलिजन आपके होते हैं ऑल दोज कोलिजन्स विच गिव्स अस प्रोडक्ट। सिंपल सी लैंग्वेज में बोल दिया हमने, जो हमें प्रोडक्ट देंगे वो कोलिजन क्या कहलाएंगे, हमारे इफेक्टिव कोलिजन या फ्रूटफुल कोलिजन, ठीक है। अब हमने मान लिया यहां पर टक्कर है हुई, ठीक है। कुल कोलिजन मान लिया हमने बेटा, कितना हो गए आपके 50 कोलिजन हो गए। 50 में से आपके 20 कोलिजन ऐसे थे जिन्होंने क्या बना लिया, प्रोडक्ट, ठीक है। रिमेनिंग कोलिजन आपके कैसे रह गए, अनइफेक्टेड। इफेक्टिव कोलिजन कितने हमने मान लिए, 20। जनरल एग्जांपल लेके चल रहा हूं मैं, आगे समझिए। अब मैंने क्या किया, अब मैंने बेटा A की और B की यहां पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, यानी A के मॉलिक्यूल और B के मॉलिक्यूल बढ़ा दिए, ठीक है। कैसे बढ़ाए, पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ाए। यानी इस ही बॉक्स में, यानी इस बॉक्स का कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वॉल्यूम रहा होगा, उस बॉक्स में मैंने A और B के मॉलिक्यूल बढ़ा लिए। अब जब मॉलिक्यूल बढ़े पास हो होंगे, कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम फास्ट हो गया होगा कोलिजन का रेट। अब कोलिजन ज्यादा होंगे तो क्या हुआ, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देन मैं लिखे दे रहा हूं, इंक्रीज द concentration of reactants molecule, then increase the number of collision and higher will be रेट ऑफ रिएक्शन। इतनी सी बात आपको एग्जाम में लिख के आनी है
कि जैसे ही हम इंक्रीज करेंगे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की, देन बेटा नंबर ऑफ कोलिजन आपके क्या हो जाएंगे, इंक्रीज, और हायर क्या हो जाएगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन। बात समझ में आ गई ना? कोलिजन थ्योरी समझ में आ गई क्या कहती है? कोलिजन थ्योरी क्या कहती है कि आपके नंबर ऑफ कोलिजन जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन होंगे, और जितने ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन होंगे उतना ज़्यादा आपका प्रोडक्ट बनेगा। और भी फैक्टर है बट यहाँ के लिए इतना पर्याप्त है कोलिजन थ्योरी में, ठीक। आगे चल के एनर्जी बैरियर वगैरह काफ़ी फैक्टर पढ़ोगे, बट चूंकि अभी फैक्टर की बात चल रही है, थ्योरी की बात नहीं कर रहे, कोलिजन थ्योरी की डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। मैं इसको साफ कर रहा हूँ। दूसरा फैक्टर बेटा जो आपका वो भी इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट फैक्टर ले रहे हैं जिनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बाकी फैक्टर तो हमें 6-7 पढ़ने हैं तो वो बाद की बात है, ठीक है ना। दूसरा देखिए बेटा, दूसरा फैक्टर है आपका टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका न्यूमेरिकल बनने वाला होता है। दूसरा आपका बेटा टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, सेकेंड लगा लो हेडिंग, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहां से आपका न्यूमेरिकल बनेगा। पहला भी इंपॉर्टेंट था और ये भी इंपॉर्टेंट है, इनसे आपके न्यूमेरिकल बनने वाले होते हैं, ठीक है। कैसे न्यूमेरिकल बनेगा वो भी हम आपको बताएंगे। तो देखो समझो, छोटी क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो कि अगर हम किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सीधी सी बात है वहां पर एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज कर जाती है। ये बात समझ में आती है? अब समझिएगा जरा जैसे मान लीजिए मेरे पास ए पार्टिकल ये है, कोई पार्टिकल बी यहां पर है, फिर से ए ये है, बी ए, बेटा ये रैंडमली मोशन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको समझने वाली बात ये है कि ये रैंडमली मोशन कर रहे हैं, गैसियस मॉलिक्यूल्स ले लिया। अभी लिक्विड की भी बात कर लेंगे, लिक्विड के लिए भी सेम कंडीशन रहने वाली है, ठीक है। सॉलिड में कोई ज़्यादा खास होता नहीं है, तो वो अभी सरफेस एरिया की बात करेंगे तब समझाएंगे आपको। तो बस समझने की कोशिश कीजिएगा, ये रैंडमली मूव कर रहे हैं, इनकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी मॉलिक्यूल्स की। अब आप क्या करें, अब आप यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे, जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं, पहले इसको मैं शॉर्ट में लिख दूं, ROR प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है, क्यों, ठीक है। तो यहां पर बात लिख दे रहे हैं, इंक्रीज टेम्परेचर, ठीक है, कॉमा इंक्रीज एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, कौन से मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। हैंस इंक्रीज कोलिजन पर यूनिट टाइम। अब क्या होगा, जब स्पीड बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो पर यूनिट टाइम कोलिजन भी क्या हो जाएंगे आपके, इंक्रीज कर जाएंगे, इंक्रीज कोलिजन पर यूनिट टाइम। अब जब कोलिजन बढ़ गए देन हायर विल बी रेट ऑफ रिएक्शन, तब रेट ऑफ रिएक्शन भी कैसा हो जाएगा आपका, हायर हो जाएगा। मींस अभी मान लीजिए ये टकरा रहा था, ए बी से टकरा रहा था, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो ये जल्दी जल्दी टकराएंगे। अब टक्कर फास्ट होंगी, रैपिड एक्शन में होंगी, और जब टक्कर रेडिली होंगी, आसानी से होंगी, तेज होंगी, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अब यहां पर एक बात जो मेन है ना, वो समझने की कोशिश कीजिएगा जरा। वो बात ये है बेटा, वो बात आपकी ये है कि प्रत्येक, ठीक है, एवरी रेज इन 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, आप केल्विन भी ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ केल्विन भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस केल्विन में एक ही बात है। जैसे अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो मैं लिख दिया 25 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब कितना हो गया आपका 298 केल्विन। उसके बाद मैं लिख दिया यहाँ पर 35 डिग्री सेल्सियस, मीन्स कितना होगा 308 केल्विन। दोनों में डिफरेंस कितने का आएगा, 10 डिग्री का, 10 केल्विन का, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होता है यहाँ पर। यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस का आएगा, यहाँ पर 10 केल्विन का आएगा, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। तो एवरी रेज इन 10 डिग्री टेम्परेचर जनरली द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन becomes डबल और ट्रिपल, ठीक है, डबल और ट्रिपल। अब समझिए, देखो एक चीज बता दूं, जैसे मैंने बोल दिया आपको 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जैसे हमने की करा ROR हमारा कितना हो गया 2 to
3 टाइम्स, यानी 2 से 3 गुना बन गया। जनरली बेटा अगर पेपर में नहीं दिया जाए तो आप 2 गुना मान के चलेंगे, पेपर में दिया जाए तो आप कितना लेके चलेंगे 3 गुना, क्योंकि तो पेपर में दिया जाएगा कितना इंक्रीज कर रहा है। सिंपली आपको ज्यादातर रिएक्शन में कितना मिलेगा 2 टाइम्स, कभी कभी ऐसी भी रिएक्शन होगी इनमें कितना मिलेगा आपको 3 टाइम्स, तो वो क्वेश्चन में गिवन होगा वहां से कर लेंगे। कैसे बढ़ेगा बेटा, जैसे मान लीजिए हमने आपसे बोला कि 40 डिग्री सेल्सियस पर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है 2R, कितना है 2R। फिर हमसे उसने बोला 60 डिग्री सेल्सियस पर बताओ इस रिएक्शन, सेम रिएक्शन, कंडीशन क्या है, रिएक्शन सेम है, सेम रिएक्शन 40 डिग्री सेल्सियस पर कितना था 2R, कितने में पूछ रहा है 60 पर, बीच में 50 डिग्री सेल्सियस ले लीजिए। देखिए यहां से किस ऑर्डर में जा रहा है, वो बोलेगा 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन ऐसे आएगा कोई भी रिएक्शन हो रही है आपकी R से P में, उस रिएक्शन में एवरी 10 डिग्री इंक्रीज टेम्परेचर पर रिएक्शन का जो रेट है वो ट्वाइस हो रहा है, तो 40 डिग्री पर अगर 2R है तो 60 डिग्री पर कितना होगा, तो कितना होगा 2R, फिर यहां पे कितना होगा आपका 4R। अब 50 से कितना इंक्रीज हुआ इसमें 10 डिग्री सेल्सियस, मींस 4R का दूना 8R, तो कितना हो जाएगा आपका 8R हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो बात आपके यहां पर क्लियर हो गई होगी कि प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो 2 से 3 टाइम बढ़ जाता है। 2.5 बढ़ता होगा किसी के लिए, 2.25, किसी के लिए 2.75, 2.65, तो जैसे जैसे बढ़ता है तो वो सब बातें क्लियर हो गई। टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है क्योंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स बढ़ जाती है, जिसके द्वारा नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाते हैं। जैसे अगर मैं इसको एक ग्राफिकली समझाने की कोशिश करूं तो ग्राफ से भी समझ लो ठीक है ना, फिर आगे चल के मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्व होगा उसको बाद में देखेंगे। जैसे मान लीजिए बेटा मैंने कोई आपसे ये बोल दिया कि ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ले लिया मैंने टाइम के साथ, इधर एनर्जी हमारे पास, ठीक है, कोई रिएक्टेंट है ये R, ये प्रोडक्ट P बना रहा है, ठीक है, ये कोई ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है, ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जब इस स्टेट पर पहुंच जाएंगे तभी वो प्रोडक्ट बना पाएंगे P, ठीक है, ये यहां से लेके यहां तक ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। ये सब बातें बाद की हैं, पहले बस एक ग्राफ समझने की कोशिश कीजिएगा, सारे ग्राफ बाद में आएंगे। जनरल बात समझने की कोशिश की, अगर एग्जांपल समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया है टेम्परेचर के लिए। अब मैंने मान लिया कि ये कुछ कोलिजन हो रहे थे यहाँ पर, ये कोई मॉलिक्यूल्स हैं। अब समझने की कोशिश कीजिए बेटा, मान लीजिए ऊपर के 4 ऐसे मॉलिक्यूल थे जिनमें कोलिजन हुआ और ये प्रोडक्ट बना के चले गए साहब। अब ये इनकी एनर्जी कम है तो क्या कोलिजन इनमें नहीं हो रहे, कोलिजन इनमें भी हो रहे हैं, लेकिन इनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये ट्रांजिशन स्टेट को रीच कर ले, यानी ये जो एनर्जी बैरियर है इसको फलांग सके। तो मैंने क्या किया, मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, रैंडमली मोशन होने लगा, मोशन की स्पीड बढ़ गई, मोशन की स्पीड बढ़ गई, मींस अब ये यहां से थोड़े कहां पहुंच जाएंगे ऊपर, और जो 2-4 मरे हुए थे जो बिल्कुल पहुंचने ही वाले थे किनारे पर, वो भी क्या बना लेंगे आपका प्रोडक्ट बना लेंगे आपका, और आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म्ड हो जाएगा। तो जब प्रोडक्ट फॉर्म हो गया तो कुल मिला के आपका क्या बढ़ गया, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन आपका इंक्रीज कर गया। नेक्स्ट है आपका सरफेस एरिया। थर्ड देखिएगा पॉइंट, सरफेस एरिया जनरली सॉलिड में बात करेंगे क्योंकि सॉलिड में ही सरफेस एरिया होता है, और सरफेस एरिया वाला कॉन्सेप्ट डिटेल में भी आपका आएगा चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। थर्ड फैक्टर है आपका सरफेस एरिया, ठीक है। तो सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो हम यहां लिखे दे रहे हैं जनरली इन सॉलिड, ठीक है। अब समझिए, जैसे मान लो हमारे पास कोई एक एग्जांपल ले ले रहे हैं हम, हमारे पास ये कोई मेटल है बेटा, क्या है, ये कोई मेटल है, ठीक है, और ये कोई B2 गैस है एक, ये कोई मेटल है मेरे पास M, ये कोई B2 गैस है। अब जरा इसको डिटेल में समझना, ठीक है। B2 गैस इस मेटल पे आई और इस मेटल की सरफेस पे बैठ गई, ये ऐसे 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 बैठ गई होगी। इस B2 गैस ने इस मेटल की पूरी सरफेस क्या कर ली, ऑक्यूपाई कर ली, और इसने M+B2 करके कोई प्रोडक्ट बना दिया, मान लो MB2 बना दिया, ठीक है। ये MB2 प्रोडक्ट हो गया आपका, कैसे, मेटल की सरफेस पर आई कोई गैस B2
और उसने मेटल के साथ संबंध स्थापित करके Mp2 प्रोडक्ट बना दिया। अब हम देख रहे हैं कि ये सॉलिड स्टेट में था तो इसका कोई पर्टिकुलर एरिया रहा होगा। अब दूसरी कंडीशन में हमने क्या किया, इस मेटल के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। अब देखना इसको, मेटल को छोटे छोटे टुकड़े कर दिए इस मेटल के, यानी पाउडर फॉर्म में ले आया इसको हम। अब पाउडर फॉर्म तो इस बोर्ड पर नहीं दिखा सकते, तो मान लीजिए हमने इस मेटल के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। अब ये गैस इसके सरफेस पर तो थी, बात समझ में आती है बेटा, पूरे सरफेस पर तो थी गैस। अब सरफेस के साथ साथ क्या हुआ, जो बीच में जो जगह खाली है उसमें भी गैस एंट्री कर गई। क्या हुआ, ये जो गैस थी वो जो बीच में जगह है यहां पर भी एंटर कर गई, और जैसे ही एंटर कर गई तो जो गैस इस पर सेटल डाउन हो रही थी या जो इस पर एब्जॉर्ब हो रही थी, उस गैस का अमाउंट बढ़ गया। अगर इनडायरेक्टली वे में देखें तो सरफेस एरिया बढ़ने से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द गैस भी बढ़ गई है, किसके साथ, मेटल के साथ। तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज। तो हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। और समझना एग्जांपल और देख लो, मतलब पहले गैस इस पर थी पूरे मेटल पर, अब क्या है, जो पोर्स है बीच में जो जगह है, जो हमने पाउडर बना लिया, उस पाउडर को एब्जॉर्ब होगी गैस, और आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं, देखो जरा। जैसे आपको नींबू पानी बनाना है, ठीक है, आपको क्या बनाना है, नींबू पानी। तो ये हमने मान लिया वाटर है हमारे पास, ठीक है, और वाटर में हमने शुगर डाल दिया पहले से ही, ठीक है। अब हमें नमक के क्रिस्टल डालने हैं, वाटर प्लस शुगर है, अब मुझे साल्ट डालना है इसमें, ठीक है। सॉल्ट के बड़े बड़े टुकड़े लेके आऊंगा मैं इसमें डालूंगा, ठीक है। बड़े बड़े टुकड़े पर पानी जो होगा वो घेरेगा चारों तरफ से इसको, शुगर का जो वाटर वो उसको घेर लेगा, ठीक है। अब मैं इन टुकड़ों को छोटा छोटा कर लूंगा। अब बताइए, पानी इस टुकड़े को जल्दी घेरेगा, इस टुकड़े को, छोटे टुकड़े को घेर लेगा, मीन्स टुकड़े छोटे हो गए, स्मॉल पीसेस। और जैसे ही हमने स्मॉल पीस किया, सरफेस एरिया क्या हुआ, सरफेस एरिया इंक्रीजेज। छोटे पीस करते ही सरफेस एरिया क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। नहीं तो चेक करना, एक छोटा सा टुकड़ा लेना चौक का, उसको पाउडर फॉर्म में ले आना और फैला लेना, फिर देखना चौक ज्यादा जगह गिरती है या पाउडर, तो चौक का पाउडर जो होगा वो आपका ज्यादा स्पेस गिर के चलेगा। तो सरफेस एरिया इंक्रीज करने से बेटा हमने क्या देखा कि हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या हो जाता है, वो भी इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट जो फैक्टर है बेटा वो क्या है आपका, प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। ये एक अच्छा है, तो कैटालिस्ट की प्रेजेंस अच्छी है। कैटालिस्ट को डिटेल में सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, बट यहाँ पर थोड़ी बहुत देर बात करेंगे, ठीक है, छोटी सी बात करेंगे। फोर्थ फैक्टर है आपका प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, ठीक है। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं काहे की, केमिकल रिएक्शन के रेट की बढ़ाने की, तो जाहिर सी बात है हम बोल देंगे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज in the presence of positive catalyst, ठीक है। यानी पॉजिटिव कैटालिस्ट कैसे होते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। अपना सरफेस दे दें, ओके। जैसे हम पढ़ते थे अपन लोग C2H4 प्लस का H2, और क्या लेते थे यहाँ पर, एक पर्टिकुलर कैटालिस्ट लेते थे निकल, और क्या बन जाता था आपका C2H6, ठीक है। तो यही क्यों बनता था प्रोडक्ट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है आपका ये एग्जांपल। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अगर हम इसके रेट की बात करें तो रेट एक्सप्रेशन अभी हमने सिखाया नहीं, तो इसका रेट एक्सप्रेशन हो जाएगा KC2H4, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी अभी बता देंगे कैसे लिखते हैं। तो ईथीन से ईथीन बन गया आपका, ईथीन से ईथीन बन गया, तो ये कैसा कैटालिस्ट है आपका, पॉजिटिव कैटालिस्ट है। क्या किया इसने, अपना सरफेस प्रोवाइड करवा दिया किसको, ईथीन को और हाइड्रोजन को, और क्या करवा दिया, इस रिएक्शन को फॉरवर्ड करवा दिया, किस में कन्वर्ट करवा दिया, ईथीन में कन्वर्ट करवा दिया। तो जाहिर सी बात है रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटालिस्ट। तो पॉजिटिव कैटालिस्ट जो भी होंगे आपके वो तो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करेंगे, यानी इंक्रीज करेंगे। इन्फ्लुएंस में भी दो चीजें होती हैं, घटाएंगे या बढ़ाएंगे। तो पॉजिटिव कैटालिस्ट इनका नाम ही है, तो क्या करेंगे ये इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो कैटालिस्ट क्या होते हैं, कैटालिस्ट भी जानते होंगे आप लोग, 10th क्लास से पढ़ रहे हैं, 11th डिटेल में करके आए हो, 11th में भी कैटालिस्ट थे, यानी कि दो सबस्टेंस
विच अल्टर्स बोल दो या इन्फ्लुएंस बोल दो, एक ही बात है, विच अल्टर्स और इन्फ्लुएंस, विच अल्टर्स और इन्फ्लुएंस रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट कंज्यूमिंग इन द रिएक्शन, यानी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं, अफेक्टेड कर देते हैं, पॉजिटिव इंक्रीज कर देते हैं और नेगेटिव जो पॉइजनस होते हैं वो डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या होते हैं आपके, केमिकल सबस्टांसेस होते हैं, दो केमिकल सबस्टांसेस विच अल्टर्स और इन्फ्लुएंस रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट कंज्यूमिंग इन द रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करते हैं लेकिन रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते। हाँ, थोड़ा बहुत ऐसा हो जाता होगा कि कोई कैटालिसिस से निकल मेटल लिया आपने, एकदम बढ़िया स्मूथ सरफेस लिया, तो हो सकता है उसकी शक्ल बदल जाती हो, थोड़ा बहुत खुरदरा हो जाता हो, खुरदरा छोटे छोटे पोर्स हो जाते हो क्योंकि ये गैसेस उस पर बैठेंगी, कोलिजन्स होंगे, कोलिजन्स के दौरान आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, तो हो सकता है थोड़ा बस उसकी शक्ल बदल जाए, बस उसकी सरफेस चेंज हो सकती है। लेकिन अगर कहो कि कैटलिस्ट गया यहाँ पर कहीं कैटलिस्ट आपको नजर नहीं आ रहा, तो कैटलिस्ट पार्टिसिपेट तो करते हैं लेकिन कंज्यूम नहीं होते रिएक्शन में, और जैसे कि तैसे आपके रिएक्शन में बाहर निकल जाते हैं। तो कैटलिस्ट वाला भी टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो है आपका वो है आपका नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो जरा नेचर ऑफ रिएक्टेंट समझ लीजिए। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, तो इसको थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। यहां पर दो तरह के रिएक्टेंट लेंगे, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है भाई, तो देखो एक रिएक्शन हम जनरल सी ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया AgNO3 प्लस का NaCl। NCERT की रिएक्शन है, छोटी क्लास में भी पढ़ी होगी, इस क्लास में भी पढ़ लो। और जब ये रिएक्ट करेगी तो बनाएगी आपकी AgCl प्लस का NaNO3। AgCl आपका व्हाइट PPT होता है। याद करने का तरीका आपका कुछ नहीं है, बस सिंपल सा है। आजकल जानू मांगे बादाम केसर सफ़ेद। ठीक है, मतलब सिल्वर क्लोराइड जिंक +2 में, Mg+2 में, Ba+2 में, Ca+2 में कैसे कंपाउंड बनाते हैं जनरली आपके, व्हाइट कंपाउंड बनाते हैं। तो ये कविता भी याद कर लेना कि जब भी ये चार्ज आए तो आपके व्हाइट कलर के कंपाउंड बनेंगे। तो आजकल में AgCl आ गया, ये सिल्वर आपका सिल्वर नाइट्रेट है। यहाँ इस रिएक्शन को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हमें कुछ समझाना, ये सोडियम क्लोराइड है, आप सब लोग पहले से ही वाकिफ हैं, कॉमन सॉल्ट कहते हैं, सोडियम नाइट्रेट है, इससे भी वाकिफ होंगे। अब इतने बड़े तो छोटे तो नहीं है जो आपको नाम नहीं ध्यान हो। देखिए जरा इस रिएक्शन में बेटा, इस रिएक्शन को अगर हम ब्रेक करेंगे जैसे, तो ये Ag+NO3- में टूटेगा, ये Na+Cl- में टूटेगा। तो क्या है, ये आयनिक कंपाउंड है आपके, और आयनिक कंपाउंड जैसे ही टूटते हैं ना, दूसरे कंपाउंड की चाहत रहती है और ये क्या बना लेते हैं, तुरंत प्रोडक्ट बना लेते हैं। जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी फास्ट, रेट ऑफ रिएक्शन इज सो फास्ट। यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन आपके जो है वो बहुत फास्ट रहने वाले होते हैं, और इतने फास्ट होते हैं कि हम इन्हें कम वक्त में मेजर नहीं कर पाते। हमने क्या पढ़ा था, एवरेज रेट पढ़ा था, इंस्टेंटेनियस रेट पढ़ा था। तो इन रिएक्शन के रेट बहुत फास्ट होते हैं क्योंकि इनके में आयन से एक दूसरे से आराम से चुपटा चुपटी कर लेते हैं और आपका क्या बना लेते हैं, प्रोडक्ट बना के आपको दे देते हैं। समझ रहे हैं ना, प्रोडक्ट बना के दे देते हैं आपको, जिससे क्या होता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन काफी फास्ट होता है जो मेजर नहीं कर पाए। तो अब हम क्या करें, तो आयनिक की कहानी हमारी हो गई फेल। तो आयनिक की कहानी है फेल। तो हम बात करेंगे कोवलेंट की। तो कोवलेंट मॉलिक्यूल होंगे, जैसे कोवलेंट मॉलिक्यूल, बढ़िया सा एग्जांपल ले लो, चलो ले रहे हैं। NH3 गिव्स दैट N2 प्लस का H2। चलो कोई दिक्कत नहीं, रिएक्शन उल्टी कर दो, बैलेंस्ड है, प्लेटिनम कैटालिस्ट रहता है, हाई टेम्परेचर रहता है। ठीक है, इस रिएक्शन को मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, ट्वाइस N2 प्लस का 3H2 गिव्स दैट आयरन कैटालिस्ट, ट्वाइस NH3 हैवर्स प्रोसेस है, ये अमोनिया की फॉर्मेशन करेंगे। तो बेटा यहाँ एक चीज़ समझ आने की कोशिश करूँगा मैं आपको, बस इतना कि जो नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होएगा, हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होएगा, यानी ओल्ड बॉन्ड टूटेंगे, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे, देन न्यू बॉन्ड बनेंगे, न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी।
ठीक है। तो हम नेचर ऑफ रिएक्टेंट में बोल सकते हैं कि द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट, या द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जगह है, चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहा हूँ, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे अभी एक बढ़िया सी दो रिएक्शन गजब सी, तो वो देखना, अब समझ लो। तो ये तो फास्ट मोड में थी तो इसका रेट नहीं निकाल सकते, तो रेट हम किसका निकालेंगे, या तो रिएक्शन मॉडरेट रेट से हो रही हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा 11th में, स्लो रेट रिएक्शन जो होता है, जिस रिएक्शन का रेट स्लो होता है वहीं से आप रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करते हैं। यहाँ अपन लोग मॉडरेट की बात करेंगे। ठीक है, जरा एग्जाम्पल समझने की कोशिश करो, एग्जाम्पल लेके चलते हैं अभी। तो देखो बेटा, दो रिएक्शन है हमारे पास, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ NO, CO। NO का और CO का अपन ऑक्सीडेशन करेंगे तो हम देखेंगे, जब हम NO का ऑक्सीडेशन करेंगे NO2 बनेगा। मुझे याद है, आप याद कर लेना, मैं भी आपको भी बता दूंगा। 2 2 4 बैलेंस है, स्लो। तो इस रिएक्शन का रेट कैसा है आपका, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है, मींस तेजी से होगी, मेजर नहीं कर पाएंगे, और इसका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है। और लेकिन आपको नजर कैसी आ रही है कि दोनों रिएक्शन सेम टाइप से हो रही हैं, सेम टाइप, बट रेट ऑफ रिएक्शन आर डिफरेंट। ठीक है, यानी इनके मैनर कैसे हैं, इन रिएक्शन के मैनर सेम है, तरीके सेम है, एक ही तरीके से हो रही है, लेकिन इन रिएक्शन के रेट कैसे हैं आपके, डिफरेंट। अब रेट क्यों डिफरेंट है, यहां बॉन्ड जल्दी टूटते हैं इन कंपेरिजन टू किसके, CO के। CO का मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो आपने पढ़ा होगा ये रहता था रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो मैं अभी नहीं बना रहा इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर, दूसरे में ये बन जाता था आपका। ठीक है, ये रहता था आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इसका ये रहता था एक बार, और ये इसका एक बार ये रहता था। ठीक है, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये रहता था, इसका एक बार, और एक बार इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये रहता था। तो क्या होता था कि रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता था पार्शियली, तो ये यहाँ पर बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा वक्त लगता था, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होता था आपका, चलो यहाँ बॉन्ड आसानी से टूट जाते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होता है आपका, फास्ट। तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर हो गई। अब एक लास्ट टॉपिक जो है आपका, उसकी बात कर ले रहे हैं, यहाँ पर समझना। तो वो है आपका प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्या है, प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ लाइट समझ लो। नेचर में आप अगर बात करें तो एक और चलो बात कर ले रहे हैं, उसको और समझ लो जरा ना। नेचर ऑफ रिएक्टेंट में एक और चीज समझ लो, नेचर ऑफ रिएक्टेंट में एक बात तो समझ लो आप छोटी सी, उसके बाद ही चलते हैं लाइट की ओर ना। नेचर ऑफ रिएक्टेंट में अगर हम स्टेट की बात करें, ठीक है, तो हमारे पास 3 स्टेट होती है, गैस, लिक्विड, सॉलिड, सब जानते हो। तो गैस में मोशन ज़्यादा होता है, मीन्स कोलिजन ज़्यादा होंगे, कोलिजन फास्ट होंगे इन कंपेरिजन टू लिक्विड कोलिजन। और सॉलिड में तो कोलिजन होने से रहे, क्योंकि सॉलिड में पास ही पास इतने होते हैं। तो सीधी सी बात है, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर गैसेस इज हायर देन दैट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर लिक्विड, हायर देन दैट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर सॉलिड। तो इतनी सी बात थी, बात क्लियर हो गई होगी। अब बात कर रहे हैं अपन लोग यहाँ पर लाइट की, प्रेजेंस ऑफ लाइट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, लास्ट टॉपिक है, और एक ऐसी रिएक्शन लेके चलनी है हमें जो पेपर में मुश्किल ही पूछी जाएगी। चलिएगा, तो आपका शायद ये कौन सा है, 6th पॉइंट होएगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट।
तो कुछ ही रिएक्शन ऐसी होती है जिनको लाइट की जरूरत पड़ती है, जिनमें चेन इनिशिएशन होता है, आपने पढ़ा होगा क्लोरीनेशन वगैरह। तो देखो इंटेंसिटी ऑफ लाइट मींस एच नहीं बोले तो आपका फोटोन, फोटोन की प्रेजेंस यानी अल्ट्रा वायलेट जो यूवी रेज होंगी आपकी, यूवी रेडिएशन होंगी वो पार्टिसिपेट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, धूप पार्टिसिपेट करेगी, धूप, ठीक है, सूरज से आने वाली लाइट। कैसे? एग्जाम्पल ले रहे हैं H2 प्लस का Cl2 गैस है, ये भी गैस है, और इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू H स्फीयर बना दिया। एक और एग्जाम्पल ले लें, चलो भाई ले लो CH4Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ धूप, CH3Cl प्लस का HCl। मीन्स क्या हुआ, जब तक आपने इस पर लाइट नहीं डाली, सनलाइट, तब तक ये रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई भाई, स्टार्ट नहीं हुई, और हो भी गई तो बहुत स्लो रेट से हुई स्टार्ट, इतना स्लो रेट से हुई कि मजा ही नहीं आ रहा, मॉडरेट ही नहीं कर पा रहा, उसका रेट ही नहीं पता कर पा रहा। जैसे जंग लग रही है लोहे पर, आयरन पर जंग लग रही है, तो पता नहीं कितने साल तक लगा। H2 प्लस O2 वाटर बनना है, कब तक बना कुछ पता है? कोई ऑर्डर ही नहीं है, वो सॉरी ऑर्डर क्या, कोई रेट ही नहीं है, किस रेट से निकालें, कब तक निकाल पाएंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, यहाँ पर क्या होता है बच्चा, यहाँ पर होता है आपका होमोलाइसिस, यानी ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके ऐसे जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, और यहाँ पर बनेंगे फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है ये, क्या होती है आपकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इसको बोलते हैं हम होमोलाइटिक फिजन। अब 11th अच्छे से करा होता तो ध्यान होता, होमोलाइटिक फिजन, ठीक है, या होमोलाइसिस बोल सकते हो आप बढ़िया सी लैंग्वेज में, होमोलाइसिस, ठीक है। तो होमोलाइटिक फिजन होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन फास्ट होती है, फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन जितनी फास्ट होगी प्रोडक्ट आपका उतनी जल्दी बनेगा, और रेट ऑफ रिएक्शन आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट अफेक्ट करती है केवल उन्हीं रिएक्शंस को जिन रिएक्शंस के लिए लाइट की प्रेजेंस होती है। हर एक रिएक्शन में आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट नहीं आता, हर एक रिएक्शन में आप किसको मान सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म को, और किसको, टेम्परेचर को। कॉन्सेंट्रेशन को भी हर जगह नहीं मान सकते, कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनमें कॉन्सेंट्रेशन का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किस पर, इंडिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इस सब की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए। फर्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे ही देंगे, स्टडी करिए। स्कूल का पता नहीं कब तक खुले, 15 अगस्त के बाद खुले या 15 अगस्त से पहले खुले, तो जब खुलेंगे तब देखा जाएगा, तब तक आपका सिलेबस काफ़ी हो जाएगा। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुड बाय, टेक केयर।